नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, मोदी जी का अगर आप परसों का भाषण सुनेंगे या उनका आप कल का भाषण सुनेंगे या आज का भाषण सुनेंगे तो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही रट पिछले दिनों से लगा रखी है और वो रट ये है कि विपक्ष का मतलब परिवार यानी परिवारवाद, और परिवारवाद का एक ही उपाय है, वो है जेल भेजना। और जेल भेजने का मतलब है भ्रष्टाचार पर ईडी और सीबीआई के छापे। और जब से उनके दामन पर अडानी के दाग लगे हैं, मोदी जी इस रट से पीछे नहीं हट रहे। हमारी ये लड़ाई आसान नहीं है। भाजपा को डगर डगर पर भ्रष्टाचार से लड़ना है। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है। तो भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कानूनी कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? अब मोदी जो है वो विपक्ष को वाकई जेल भेजना चाह रहे हैं या फिर ये एक गीदड़ भपकी है, ये एक धमकी है मोदी की, जो उनका अंदाज रहा है अब तक का। लेकिन ऐसा लगता है कि बात सिर्फ भाषण तक ही खत्म नहीं है, बात सिर्फ धमकी तक खत्म नहीं है। मोदी जी ऐसा सुना है कि आजकल वो भ्रष्टाचार को लेकर या यूं कहें कांग्रेस को लेकर एक फिल्म बना रहे हैं। जी हाँ, मोदी जी फिल्म बना रहे हैं और फिल्म का जो ट्रेलर है बाकायदा मोदी जी ने दिखाना भी शुरू कर दिया है। घोटाला, कोयला घोटाला, मनरेगा घोटाला, ऐलान और एक और इंतजार अगले घोटाले का। उन्होंने ये कहा था कि उनका कुछ बिजनेस कनेक्शन है उन्हें। अब दोस्तों, ये फिल्म रिलीज होगी, उसका असर क्या होगा, गोदी मीडिया उसको कितना प्रोजेक्ट करेगी, और क्या फिर राहुल गांधी को इस फिल्म से माहौल बनाकर क्या वाकई को जेल भेजना चाहते हैं? और राहुल के पीछे और भी कई नेता हैं विपक्ष के जिनको वो सीखचों के पीछे डालना चाहते हैं, सलाखों के पीछे कैद करना चाहते हैं। ये वक्त बताएगा। लेकिन मोदी जी की जो स्ट्रैटेजी है, मोदी जी के जहन में जो एक ब्लूप्रिंट है 2024 का, उसमें एंटी करप्शन ड्राइव, ये जो भ्रष्टाचार पर वो बार बार वार की बात कह रहे हैं या जो रट लगा रहे हैं, उसके पीछे जो सोच है, मैं चाहता हूं कि उससे थोड़ा पर्दा हटाऊं कि आपको मोदी और अमित शाह, चाणक्य और चाणक्य के बॉस की स्ट्रैटेजी समझ में आए, रणनीति समझ में आए। और रणनीति बहुत स्पष्ट, बहुत सिंपल है। सिंपल ये है कि पिछली बार मोदी जी को 37% वोट मिले थे, 37%। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, बहुत आसानी से समझा रहा हूँ। 37% वोट मोदी जी को मिले थे, 63% वोट समूचे विपक्ष को मिले थे। इस विपक्ष में आप कह सकते हैं कि साउथ की पार्टियां भी हैं, उसमें केसीआर भी हैं, उसमें जगन मोहन रेड्डी भी हैं, नवीन पटनायक भी हैं, उसमें ममता बनर्जी भी हैं, उसमें केजरीवाल भी हैं, उसमें अखिलेश हैं, मायावती हैं, सभी लोग हैं। ये जो विपक्ष है तब बिखरा हुआ था, 14 में पूरी तरह से बिखरा था, 2019 में भी विपक्षी एकता नहीं हो पाई थी, सबसे अलग अलग लड़े, या यूँ कह सकते हैं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। लेकिन इस बार मोदी जी ने इतनी अति कर दी है, या तानाशाह का जो पूरा एक आप कह सकते हैं चेहरा है उभर के जो सामने आया है, उसके खौफ से कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां एक छतरी के नीचे आ रही हैं। और यही मोदी जी को डर लग रहा है, क्योंकि विपक्षी यूनिटी के साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी भी मोदी जी पर है। भ्रष्टाचार के अलावा अडानी के दाग भी हैं, डिग्री के भी अब दाग लग रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि महंगाई को काबू नहीं कर पा रहे, और जो बेरोज़गारी है जिसके आंकड़े छुपाए जा रहे हैं आपसे, वो बेरोज़गारी भी अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर असर कर रही है। हिमाचल में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण बेरोज़गारी था, और कर्नाटक में जो सबसे बड़ा हार का कारण हो सकता है वो महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोज़गारी, तीनों। और शायद इसीलिए मोदी को लगता है कि अगर इस विपक्ष को बिखेर दिया जाए, ये जो 63% वोट है, जो शायद और बढ़े इस बार, मोदी जी का वोट घट सकता है एंटी इनकम्बेंसी को लेके तीसरी बार, और विपक्ष अगर एक हुआ तो ये और स्विंग कर सकता है ऊपर। इसको अगर वो बिखेर दें तो गेम जीता जा सकता है, और इसको बिखेरने का एक ही उपाय है, ईडी, सीबीआई और आईटी, भ्रष्टाचार पर वार। अब दोस्तों, भ्रष्टाचार पर वार, ये जो ब्रह्मास्त्र, ये जो हथियार मोदी जी ने अपने राज के 9वें साल में
या आप यूँ कह सकते हैं आखिरी वक्त पर ये जो हथियार निकाला है अपने पॉलिटिकल गोडाउन से, ऐसा तो नहीं है कि जो हथियार है सबको जेल भेजने का, उस हथियार से सबको खत्म करने का कहीं उल्टा ना पड़ जाए। और मुझे लगा कि ये सवाल टाइगर से करूं, अगर राहुल को जेल डाल देते हैं ये ईडी के केस में, नेशनल हेराल्ड के केस में, बिल्कुल जेल जा देती तो वो जननायक के रूप में जेल से चुनाव लड़ेगा और भारी बहुमत से निकाल के आएगा। लोग लड़ेंगे उसके लिए, रास्ते पे आएंगे। अगर तेजस्वी को जेल डालते हैं जिसकी तैयारी चल रही है, बिल्कुल तेजस्वी जेल जाएगा तो तेजस्वी के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। तेजस्वी जेल जाएगा तो नीतीश कुमार पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और आरजेडी का कैडर नीतीश उसको बता देगा कि आप जेल में भी हो तो हम आपका उनका जवाब हम दे देंगे। जब जनता रास्ते पे उतर आती है, क्योंकि अति हो गई है अभी, और अति इसलिए हो गई है कि इसलिए नहीं कि ये भ्रष्टाचार के नाम पे जा रहे हैं। सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। 8 करोड़ जो कर्नाटक में मिले उसका क्या, 40% का टैग लगा के ईश्वरप्पा का इस्तीफा तो ले लिया, वो जेल में क्यों नहीं है। अब दोस्तों टाइगर को तो आज सुनेंगे, और टाइगर आज 56 इंच की छाती के साथ खोलकर दहाड़ने जा रहे हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि हिंदुस्तान में शायद ही इस तरह के बेखौफ रिपोर्टर पत्रकार होंगे जो कैमरे पर इतना खोलकर बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि टाइगर को 30-35 साल का तजुर्बा भी है राजनीति का, मुंबई से लेकर दिल्ली तक का। तो टाइगर को आप सुनेंगे और बेखौफ सुनेंगे उनको। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको ज़रूर बताना चाहूँगा टाइगर को सुनने से पहले। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टारगेट किसको करने जा रहे हैं। ये जो ऑपरेशन जेल है जो अमित शाह और मोदी ने बंद कमरे में तैयार किया है, जिसका ब्लूप्रिंट, जिसका आप कह सकते हैं पूरा खाका, उसके निशाने पे कौन कौन है। और जो मेरी बातचीत हुई है, जो बीजेपी कवर करते हैं, बीजेपी पार्टी कवर करते हैं जो पत्रकार, उनका ये कहना है कि नंबर 1 निशाने पर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी से भी पहले तेजस्वी यादव। और पूरी उनकी घेराबंदी पिछले कुछ महीनों से चल रही है। पुरानी फाइलें खंगाली जा रही हैं, पुराने जो आप कह सकते हैं FIR हैं उनको फिर से हरा किया जा रहा है, ताज़ा किया जा रहा है। पूछताछ का दौर जारी, जैसे मनीष सिसोदिया का पूछताछ का दौर जारी था। किसी भी समय आप समझ सकते हैं आने वाले दिनों में तो तेजस्वी टारगेट नंबर 1 है। पर्पज़ यह है कि बिहार जो बीजेपी के हाथ से निकल गया नीतीश के जाने के बाद, उसमें नीतीश और तेजस्वी दोनों को कमज़ोर करना, डिस्टर्ब करना और एक अपना रास्ता निकालना बिहार में, जहां 40 सीटें हैं और 40 सीटें पिछली बार स्वीप करी थी। टारगेट नंबर 2 राहुल गांधी, और राहुल गांधी आप कह सकते हैं टारगेट नंबर 1 भी हो सकते हैं। और राहुल गांधी को जो घेराबंदी है वो नेशनल हेराल्ड के पुराने केस में, एक ऐसा केस जिसमें दम नहीं, लेकिन क्योंकि फाइल ईडी में खुली हुई है, उसको फिर से, उस फाइल को फिर से खोला जा रहा है और निर्देश दिल्ली दरबार से आ रहे हैं। तो राहुल गांधी की भी घेराबंदी है। और मोदी चाहते हैं कि राहुल गांधी को जिस तरह से मानहानि के मामले में अदालत ने सज़ा सुना दी, उसकी भरपाई भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जेल भेजकर वो मोदी पूरा करना चाहते हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हो सकता है आप लोग नहीं जानते उत्तर भारत के, ये कविता हैं। और कविता राव जो हैं वो KCR की डॉटर हैं, बेटी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के। और इनको भी कहीं ना कहीं घसीटा गया है मनीष सिसोदिया के मामले में, लिकर केस में, और जेल भेजने की इनको भी तैयारी है। टारगेट इनको इसलिए किया जा रहा है क्योंकि KCR एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका दिल सबसे बड़ा है। दिल की बात कर रहा हूँ, छाती की नहीं। दिल इसलिए बड़ा है, KCR सबको फंड देते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे तेजस्वी हों, चाहे कोई भी हो, जो भी सत्ता से बाहर हैं उनको फंड देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। ये उनका आप कह सकते हैं दरिया दिली कह सकते हैं, विपक्षी एकता का पैमाना कह सकते हैं KCR का। उस फंडिंग को रोकने के लिए बेटी को आगे किया जा रहा है। एक और साहब की तस्वीर देख लीजिए, अमित बनर्जी। और दीदी को पहले तो मोदी ने डराया, फिर समझाया, और अब क्योंकि चुनाव सामने हैं 2024 के, मोदी चाहते हैं कि 18 सीट ना मिले तो कम से कम 10 सीट ही बंगाल में मिल जाए। ममता को डिस्टर्ब करना जरूरी है। आदित्य ठाकरे, अब ये जो मामला है, ये मैं टाइगर से पूछूंगा कि आदित्य ठाकरे को छुआ तो ये 440 का करंट लगेगा, 1100 का लगेगा, कितने वाट का करंट लगेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आदित्य ठाकरे की भी घेराबंदी है और इन सब को लेकर 2 लोगों को डराने की कोशिश, 2 लोगों को धमकाने की कोशिश है जेल भरो आंदोलन से या ऑपरेशन 24 से। और वो 2 लोग हैं बुआ और
भतीजा मायावती और अखिलेश, इनको डराना है कि जो हर्ष इनका हुआ है इस फौज का, वो आपका भी कर देंगे, आप दोनों मिलिएगा नहीं। रिश्ता टूटा रहे भतीजे और बुआ में, उतना ही अच्छा है चाणक्य के लिए, क्योंकि यूपी जीतना है और यूपी में बीजेपी टारगेट कर रही है 60+ सीट, हो सकता है 70 भी। अब दोस्तों, टाइगर का आज आप खुलासा तो सुनेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं सिर्फ 1 मिनट अगर आप मुझे दे दें तो मैं समझाना चाहता हूं दरअसल कि मोदी का मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मोदी के जहन में क्या चल रहा है, कि इनको जेल में डालकर उन्हें क्या हासिल होगा, उन्हें कहां फतेह मिलेगी, या उनको लाभ कहां मिल रहा है मोदी और अमित शाह को विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल भेजकर। मैं उस पर आना चाहता हूं और 1 मिनट की मोहलत आपसे मांग रहा हूं, फिर टाइगर के पास चलेंगे क्योंकि आज खुलासे भी बड़े जबरदस्त हैं। तो पहला पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले मोदी जिस तरह से घिर गए हैं, खुद घिर गए हैं भ्रष्टाचार के तमाम आरोप, और अडानी के मामले में तो जैसे दलदल में पैर धंसते चले जा रहे हैं, कोई उपाय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बचाएगा नहीं बचाएगा, एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। शरद पवार तक की मदद मांग ली उन्होंने अडानी के मामले में, और जब से अडानी के आरोप लगे हैं मोदी खामोश हैं, एक शब्द नहीं बोले वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे। पार्लियामेंट ठप हो गई, राहुल गांधी को यहाँ तक कि जेल जाने की नौबत आ गई उस पूरे मामले में। वो जो दामन पर दाग है मोदी के, उसको धोना चाहते हैं भ्रष्टाचार पर वार करके। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे लोहे से लोहा कटता है, हीरे से हीरा कटता है, मोदी भ्रष्टाचार पर जो आरोप उन पर लगे उसको भ्रष्टाचार के वार से काटना चाह रहे हैं। स्ट्रैटेजी गलत हो सकती है। तो सबसे पहले मोदी ये दिखाना चाह रहे हैं कि एंटी करप्शन पर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और किसी को नहीं बख्शेंगे। पहला टारगेट ये ध्यान भटकाना। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, और ये पॉइंट नंबर 1 से ज़्यादा अहम है, और वो है अपोजिशन की यूनिटी को तोड़ देना। अगर ममता के भतीजे को जेल भेज दिया, उद्धव ठाकरे के लड़के की घेराबंदी कर ली, कविता जो केसीआर की बेटी हैं उनको जेल भेज दिया, केजरीवाल को खुद जेल भेज दिया, या फिर अखिलेश और मायावती की घेराबंदी कर ली, और बिहार में तेजस्वी पर गाज गिरा दी ईडी और सीबीआई की, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो एक यूनिटी, एक छाते के नीचे आ रहा है, और जिसके पास मैंने पहले भी कहा 63% वोट है। अगर 63% वोट एक हो जाए तो मोदी किसी सूरत में नहीं जीत सकते। ये बात अरुण शौरी ने बहुत पहले कह दी थी। तो पहला टारगेट, या यूं कहें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, विपक्ष को एक नहीं होने देना, और जेल भेजकर उन्हें हासिल हो रहा है ऐसा मोदी जी को लगता है। अब पॉइंट नंबर 3, पार्टी को डिस्टर्ब कर देना। जाहिर तौर पे अगर आप तेजस्वी को जेल डाल देते हैं, 3 महीने बेल नहीं मिलती, तो तेजस्वी की एब्सेंस में पार्टी कौन चलाएगा? लालू यादव आज की तारीख में उस स्थिति में नहीं, बीमार हैं। राबड़ी देवी भी अब एक उम्र हो चुकी है। तेजस्वी ही सब कुछ अपने हाथ में लेकर पूरी पार्टी चला रहे हैं आज की तारीख में। वो अगर जेल जाएंगे तो पूरी पार्टी डिस्टर्ब होगी, पार्टी का कैंपेन डिस्टर्ब होगा। केजरीवाल को अगर जेल में डाल दिया तो आम आदमी पार्टी के साथ क्या हो? सत्येंद्र जैन जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, फिर केजरीवाल भी जेल में। 3 लोग अगर आप जेल डाल दें, 3 टॉप लीडर, तो आम आदमी पार्टी कहाँ एग्जिस्ट करेगी? कौन कोऑर्डिनेट करेगा? और यही चीज़ कमोबेश सारी पार्टियों पे लागू होती है। अगर राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ 3-4 बड़े नेताओं को अगर आपने जेल भेज दिया, तो कांग्रेस में जो बिखराव है, कांग्रेस को संभालेगा कौन? पार्टी को डिस्टर्ब कर देना भ्रष्टाचार की आड़ में। और चौथा और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट, कि जब ऐसा होगा कि तेजस्वी जेल में होंगे, केजरीवाल जेल में होंगे, केसीआर की बेटी जेल में होगी, पार्टी को आप डिस्टर्ब कर देंगे, कैंपेन को आप डिस्टर्ब कर देंगे, बदनामी हद से हद करेंगे गोदी मीडिया और अखबारों के ज़रिए, जाहिर तौर पे फाइनेंशियल पाइपलाइन खुद ब खुद टूट जाएगी। वो जो रीढ़ की हड्डी है फाइनेंस की, क्योंकि बिना पैसे के आज की तारीख में, और ख़ासकर 2014 के बाद जिस तरह से इलेक्शन महंगे हो गए, उस इलेक्शन को लड़ना बिना पैसे के या पैसे के अभाव में, अगर फाइनेंशियल पाइपलाइन टूट जाए तो आप इलेक्शन कैसे लड़ेंगे आज के दौर में 2024 में? वो भी मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, वो भी कॉरपोरेट लॉबी के खिलाफ, अडानी अंबानी के खिलाफ आप इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? तो फाइनेंशियल पाइपलाइन तोड़ने का भी एक मकसद है इस ऑपरेशन 24 से, ऑपरेशन जेल से। अब दोस्तों सवाल ये है कि सोचना भी ठीक है, सोच भी ठीक है, टारगेट भी आपको अचीव होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये जो हथियार चला है
उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी में आप कह सकते हैं कि 2024 का जो नतीजा है वही छुपा हुआ है। पूरी गुत्थी इसी में उलझी हुई है कि अगर ये हथियार फेल हुआ तो फिर होगा क्या। और मुझे लगता है कि टाइगर से बेहतर हिम्मत और हौसले के साथ और तजुर्बे के साथ इस सवाल का जवाब कैमरे पर आपके लिए कोई और नहीं देगा। सीधे टाइगर के पास चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वाकई आज बातचीत जो है, मैं सैल्यूट करता हूं टाइगर को कि टाइगर ही बोल सकते हैं इस आज के दौर में, गोदी मीडिया के दौर में, मोदी के दौर में। तो चलिए सुनते हैं टाइगर को। तो सवाल मेरा ये है कि अगर मोदी जी ने एक एक करके जो उनका ऑपरेशन 24 है, ऑपरेशन जेल, अगर एक एक करके राहुल गांधी को, फिर तेजस्वी को, फिर ममता के भतीजे अभिजीत बनर्जी को, फिर केसीआर जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना, उनकी बेटी कविता को, फिर आम आदमी पार्टी में केजरीवाल को, फिर ठाकरे परिवार या फिर एनसीपी में किसी को, अगर एक एक करके सारे विपक्ष के नेता इन्होंने जेल भेज दिए सीबीआई और ईडी के ऑपरेशन के नाम, तो आपको क्या लगता है कि ये दांव मोदी को 24 में शपथ दिला देगा, या ये दांव अगर उल्टा पड़ गया तो कुर्सी भी जा सकती है? ये दांव बहुत उल्टा पड़ेगा दीपक भाई। और इसका आपको मैं टीजर यदि देखना है तो आप महाराष्ट्र में देखिए। महाराष्ट्र में शिवसेना तोड़ने के बाद सरकार तो उन्होंने बनाई, लेकिन जनता में अपना स्थान नहीं बना पाए। और लगातार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें दिखता है क्या है, केसीआर ये जननायक है तेलंगाना के। उसके पहले जब आंध्र प्रदेश में रेड्डी, जगन रेड्डी निकल चुके थे, जगन रेड्डी को भी जेल हुई, उसके घर वालों को जेल में डाल दिया गया, लेकिन क्या हुआ, चुनाव के नतीजे आ गए तो कांग्रेस सरकार बन गई। तो केसीआर रिपीट होगा। और जितने ये सिंपैथी उधर मिलेगी। राहुल गांधी की सदस्यता जाने से राहुल गांधी का नुकसान नहीं हुआ, बीजेपी का नुकसान हुआ, सिंपैथी ज्यादा मिली। महाराष्ट्र में सरकार अगर राहुल को जेल डाल देते हैं ये ईडी के केस में, नेशनल हेराल्ड के केस में, बिल्कुल बिल्कुल जेल जा देती तो वो जननायक के रूप में जेल से चुनाव लड़ेगा और भारी बहुमत से निकाल के आएगा। लोग लड़ेंगे उसके लिए, रास्ते पे आएंगे। अगर तेजस्वी को जेल डालते हैं, जिसकी तैयारी चल रही है, बिल्कुल तेजस्वी जेल जाएगा तो तेजस्वी के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। तेजस्वी जेल जाएगा तो नीतीश कुमार पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और आरजेडी का कैडर नीतीश उसको बता देगा कि आप जेल में भी हो तो हम आपका उनका जवाब हम दे देंगे। जब जनता रास्ते पे उतर आती है, क्योंकि अति हो गई है अभी, और अति इसलिए हो गई है कि इसलिए नहीं कि ये भ्रष्टाचार के नाम पे जा रहे हैं। सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। 8 करोड़ जो कर्नाटक में मिले उसका क्या, 40% का टैग लगा के ईश्वरप्पा का इस्तीफा तो ले लिया, वो जेल में क्यों नहीं है। ऐसे भ्रष्टाचार के अनगिनत बीजेपी रूल्ड स्टेट में सामने आ रही है चीजें, वह सरकार मौन क्यों है। सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं तो सरकार बोलती है हम भ्रष्ट है ही नहीं, इतना बोल के सरकार टाल देती है। अडानी के मामले में पूरा देश जान चुका है कि अडानी को कैसे आप प्रोटेक्ट कर रहे हो और अडानी के भ्रष्टाचार में आपका राजनीतिक व्यभिचार भी छुपा हुआ है। तो लोग जवाब देते जब ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो लोग कहते हैं असम के जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के हेमंत बिस्व शर्मा, अमित शाह ने जब असम में प्रचार शुरू किया था पिछली बार, तो वो बुकलेट लेके आए थे करप्शन की कि ये बहुत ही करप्ट आदमी, इतना बड़ा करप्ट आदमी है कि इस पर बुकलेट हम लेकर आए। और जिस पर बुकलेट करप्शन की लेके आए, जेल भेजने की जगह उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा दिया। 1 महीना विधानसभा का सत्र चलने नहीं दिया आसाम का बीजेपी वालों ने, इसी हेमंता के चक्कर में। आज हेमंता उनका मुख्यमंत्री है। नारायण राणे के चक्कर में पूरे दिन भर का सत्र बर्बाद किया देवेंद्र फडणवीस ने। डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट देते गए और वो सारे डॉक्यूमेंट के उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आरोप लगाए किरीट सोमैया ने। आज वो कैबिनेट मंत्री है। अजित पवार जिनके ऊपर 70,000 करोड़ का अगर नारायण राणे शिवसेना में होते, इस वक्त नारायण राणे तो मोदी जी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अगर शिवसेना में होते तो नारायण राणे का क्या होता? क्या उनके खिलाफ वाकई करप्शन के चार्जेस हैं? जेल में होते, एकनाथ शिंदे जेल में होते, एकनाथ शिंदे के कई लोग हैं जो जेल में होते। टाइगर, ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी सुबुगाहट आ रही है, मेरी ईडी में बात हो रही थी कि मोदी जी की कोशिश है कि आखिरी दांव में ये जो ठाकरे इस वक्त महाराष्ट्र में हो रहा है कि मराठा सेंटीमेंट, वो चाहते हैं कि करप्शन का कोई चार्ज, कोई असेट्स, कोई प्रॉपर्टी निकाली जाए ठाकरे परिवार की। पहले भी एक रिश्तेदार पर उन्होंने घेराबंदी करी थी उद्धव ठाकरे के।
अगर इन्होंने कोशिश करी कि हम भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे, इनको बदनाम करेंगे, फिर जेल भेजेंगे, अगर ठाकरे परिवार, बाला साहब के परिवार पर अगर हाथ डाला मोदी ने, तो फिर क्या होगा 2024 में महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में 2024 में एक सीट नहीं मिलेगी। उसका किसको? कारण है बीजेपी को। उसका कारण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग बैठे हैं वो भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त है। क्या आपको मालूम नहीं मॉल किसके हैं? क्या मालूम नहीं रियल एस्टेट में कौन है? सबको सब पता है। हर जिले में हर विधायक के बारे में सब जानती है। उसका लोकसभा विधानसभा क्षेत्र जानता है कि कल तक पान पट्टी पे बैठने वाला, ये पान लगाने वाला, चुना लगाने वाला आदमी पूरे राज्य को चुना लगा के अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी बना गया है। कल ऑटो चलाने वाला मर्सिडीज में घूमता है। पैसा कहां से आता भाई? ऐसा कौन सा एमएलए काम करता है जिनकी प्रॉपर्टी 5 साल में कई गुना, 300-600 गुना बढ़ती है? जनता समझती है भ्रष्टाचार कहां है। इसलिए भ्रष्टाचार का नाम लेके यदि आप इनको अंदर करोगे तो फिर इनका क्या होगा जो बाहर है? ये तो उनसे भी ज्यादा भ्रष्ट है। नरेंद्र मोदी जी जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो जरा अपने गरेबा के झांक के देखिए गुजरात में क्या होता है। क्या अगर मधेपुरा सिसोदिया बैंक के का बाद भ्रष्टाचार नहीं केजरीवाल है? को, अगर सिसोदिया के बाद केजरीवाल को बिल्कुल। जेल भेज दिया, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सिसोदिया का स्टॉक कम हो गया ऐसा आपको लगता है? केजरीवाल का स्टॉक आपको लगता है कम अलग हो गया ऐसा लगता है? जॉर्ज फर्नांडिस को जेल में डाला था और जेल से लोकसभा चुनाव लड़े थे जॉर्ज फर्नांडिस, और डंके की चोट पे लड़े थे। अब ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी सजा अनाउंस हो जाए कि जो चुनाव नहीं लड़े। मतलब ये इतने डर चुके हैं कि आगे वाले को चुनाव लड़ने नहीं देना चाहते हैं। भाव एक चीज अरे मैं समझना आप चाह में रहा दम हूं, है तो सामने चुनाव लड़िए ना। एक चीज मैं समझने चाह रहा हूं, समय भी कम है। मैं एक चीज ये समझना चाह रहा हूं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी को चाणक्य कहा जाता है, या चाणक्य का बॉस कहा जाता है, क्योंकि चाणक्य तो अमित शाह है, तो मोदी जी तो चाणक्य के बॉस हैं, चाणक्य से भी बड़े हैं। तो उनकी जो चाणक्य बुद्धि है, अगर वो ये सोच रहे हैं कि भाई एक एक करके सबको जेल भेजो, विपक्ष की एकता तोड़ो, विपक्ष एक ना हो पाए, इनको बदनाम करो, इनकी जो साख है क्रेडिबिलिटी को खत्म करो, राहुल गांधी से लेकर उद्धव ठाकरे और तेजस्वी से लेकर ममता बनर्जी, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दो, इनको जेल में डाल दो, इनके पूरे पॉलिटिकल कैंपेन को डिस्टर्ब कर दो, इनकी फाइनेंशियल पाइपलाइन तोड़ दो। ये मोदी जी के दिमाग में है और इस तरह से वो सबको जेल भेजना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दांव उल्टा पड़ जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मोदी जी अगर भ्रष्टाचार की आड़ में सबको भेजना चाह रहे हैं तो उसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा टाइगर। कोई लॉजिक नहीं है, ये बौखलाहट है, और बौखलाहट में लोग गलती करते हैं। मनमोहन देसाई की बहुत पुरानी एक फिल्म आई थी, रोटी नाम था, जिसमें राजेश खन्ना मुमताज का पेयर था। उसमें एक गाना है, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। एक भ्रष्टाचारी दूसरे को कहता है, एक भ्रष्टाचार को आका, द किंग पिन ऑफ द एंटायर हिंडनबर्ग रिपोर्ट इज नन अदर देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। अडानी का जो केजरीवाल ने जो आरोप लगाए पार्लियामेंट में, वो क्या गलत, विधानसभा में क्या गलत आरोप है? अडानी क्या मैनेजर है? सारा पैसा किसके और का है? क्या शेल कंपनियों का जो पैसा है ये इन्हीं लोगों का पैसा रूट आउट हो रहा है? क्या शरद पवार का भी पैसा शेल कंपनियों के थ्रू ही वापस आया है? आज सवाल उठाएंगे लोग। यदि इनका नहीं आया तो फिर इनको क्यों तकलीफ हो रही है अडानी से? दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं होने देते? उस 10 शेल कंपनियों के माँ बाप कौन है, क्यों नहीं लोगों के सामने आने देते? ऐसी क्या मजबूरी है इस सरकार की जो अडानी के भ्रष्टाचार को ही दबा रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है इस सरकार की कि राफेल्स का ऑफसेट डील अनिल अंबानी को मिलता है, जो बैंकक्रप्ट और यहां पे दिवालियाखोर उद्योगपति है, देश के संरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चुप क्यों बैठी है? क्या मिला अनिल अंबानी से इनको? सवाल उठेंगे। आज कर्नाटक में भ्रष्टाचार 40% का टैग लगा हुआ है, 8 करोड़ रुपए मिलते हैं। मधेपुरा का, गुजरात के भ्रष्टाचार के अभी तक जो गूंज उठी है वो अभी तक शांत नहीं हुई है। आप किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? पत्थर के घर पे, शीशे के घर में रहते हो और पत्थर फेंकते हो दूसरे पे। और लोगों को पता है चुनाव आते से ही आपकी ईडी क्यों एक्टिव होती है। 8 साल तक क्यों सरकार चुप रही? अभी एकदम सरकार को कैसा बवाल आता है? कमलनाथ पे रेड हुई, क्या हुआ उसका? कमलनाथ अंदर क्यों नहीं हुआ? वाड्रा जी अंदर क्यों नहीं हुए? रेड्डी ब्रदर्स अंदर क्यों नहीं हुए? लगातार चुनाव के पहले जहां जहां हुई, अखिलेश की यहां ये हुई, बंगाल में चुनाव के पहले ईडी की रेड हो गई, वो लोग अंदर क्यों नहीं हुए?
आप लोगों को बदनाम करने के लिए अंदर करते हैं और उसके बाद वो आपके इस पार्टी में आ जाते हो और साफ सुथरे होते हैं। अब ये लोगों को समझ में आ गया दीपक भाई, इसलिए दांव उल्टा पड़ रहा है। और ये जो तथाकथित चाणक्य है, माफ कीजिएगा, आप उनको चाणक्य कहते हैं, मुझे तो कोई चाणक्य की एक भी नीति नहीं दिखाई मैं देती। चाणक्य नहीं, बीजेपी ने पोस्टर लगाए थे कि ये कलयुग के चाणक्य है, इसलिए मैं चाणक्य बीजेपी कहता तो भगवान मानती है, राम का अवतार मानती है। पूना में मंदिर ही बना दिया था एक ने तो, आदरणीय नरेंद्र मोदी का। एक बहुत बड़ी मूर्ति योगी आदित्यनाथ की अयोध्या में बनने जा रही है। ऐसे अंध भक्तों के चलते हम थोड़ी मानने लगेंगे कि ये चाणक्य है। अच्छा, मीडिया और एजेंसियों का उपयोग करके लोगों को तोड़फोड़ करके अपनी सरकार बनाना ये चाणक्य नीति नहीं है। एक फटाफट जवाब और दे दीजिए क्योंकि समय भी कम है। आपकी क्योंकि बात हो रही है, कांग्रेस के लोगों से आपकी बात हो रही है, कांग्रेस के नेताओं के आप टच में हैं, आप शिवसेना के नेताओं के टच में, आप तमाम विपक्षी पार्टी हैं जो उनके टच में आप हैं, बीजेपी के भी टच में। क्या जो विपक्षी नेता हैं जिनसे आपकी बात हो रही है टाइगर, अगर ये लोग जेल भेजते हैं, मोदी जेल भेजते हैं, काउंटडाउन शुरू करते हैं, ऑपरेशन शुरू करते हैं 1-2 महीने के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस टूट रहा है या कि कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है? ये लोग क्या झुकने वाले नहीं है? क्या विपक्ष को लग रहा है इंतजार कि कर अगर रहे हम हैं, दबे तो हर तरफ से गए, और अगर हम इंतजार कर रहे जेल जाने का? क्यों? ताकि जनमानस में और प्रतिभा निखर के आएगी। शरद पवार को पिछले विधानसभा चुनाव में एक नोटिस दिया था ईडी ने, और महाराष्ट्र के राजनीति के पूरे भविष्य को, जो भविष्यवाणी होने जा रही थी, उसको नेस्तनाबूद कर दिया। एक नोटिस मात्र ईडी ने दी शरद पवार को। भ्रष्टाचार के आरोप शरद पवार को लगते आ रहे हैं, ठाकरे परिवार पे लगते आ रहे हैं। जो लगा रहे भ्रष्टाचार के आरोप, वो कौन से दूध के धुले हैं? जी टाइगर, मुझे लगता है कि आपने समय दिया और आप बहुत ही मसरूफ थे, लेकिन उसके बाद भी आपने समय दिया, और आपका ये कहना कि विपक्ष झुकने वाला नहीं है, और आपका ये भी कहना है, आप बहुत ही कन्विंसिंग बोल रहे हैं कि अगर मोदी का ये जो हथियार है ये शर्तिया फेल होगा, और अगर ये हथियार फेल होगा तो भाऊ आखिरी सेंटेंस में, एक सेंटेंस में बता दीजिए, समय भाग रहा है, अगर ये ब्रह्मास्त्र फेल हो गया, ये हथियार फेल हो गया, तो 24 में क्या हम माने फिर मोदी की कुर्सी गई? बिल्कुल। जितना मोदी एग्रेसिव होंगे, जितना मोदी विपक्ष को जेल में डाल के या ये करने की बात करेंगे, उतने मोदी जी ज्यादा बदनाम होंगे। मोदी जी को सीधी सीधी अपने किए हुए कामों के भरोसे वो मांगने चाहिए। भ्रष्टाचार, अब आप नेहरू के जमाने के भी भ्रष्टाचार निकाल के लाओगे। कांग्रेस भ्रष्टाचार के आपने आरोप लगा के 8 साल तो राज्य कर लिया, फिर क्यों 8 साल के पुराना पाठ पढ़ाते हैं? सवाल ये है, नया क्या है बताने के लिए आपको? परिवारवाद कब तक बताओगे? दूसरा का परिवारवाद और मेरा परिवारवाद नहीं है। अरे लोग हंस रहे हैं दीपक भाई, अभी लोग मन की बात भारी पड़ रहा है, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का बना रहे हैं, तो अभी ये कुछ नहीं चलने वाला है। इनकी बौखलाहट में और गलतियां करेंगे और 2024 और डिफिकल्ट होते जा रहा है। एक पिक्चर आई थी साउथ इंडियन, वो झुकेगा नहीं, वो ऐसा दाढ़ी पे हाथ घुमाता है, मैं तो नाम भी भूल गया उसका पार्ट 2 अभी रिलीज होने वाला है। झुकेगा। तो चलिए, आपने एक अच्छी बात कही, झुकेगा नहीं के मोड में है अभी। जी, आपने कहा कि बौखलाहट में मोदी गलती कर रहे हैं, और जैसे जैसे गलती कर रहे हैं अपना रास्ता वो खुद मुश्किल कर रहे हैं 2024। बहरहाल देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। आप आए, आपने हमारे साथ अपने विचार रखे, हमारे दोस्तों के साथ, व्यूअर्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया टाइगर आपका। धन्यवाद।